दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव वारियर साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चीमा साहब। दोस्तों, आज एक काफ़ी जिसे कहते हैं ना डिफेंस के हवाले से बात करनी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो इंडिजिनसली जो है वो लगा रहा है अपने डिफेंस प्रोक्योर करने के लिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। इस हवाले से बात करनी है, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ मेजर साहब से, ये जो नेशनल एम्बलम की जो तब्दीली हुई है, जो इंडियन पार्लियामेंट जो नई इंडियन पार्लियामेंट बन रही है उसके ऊपर जो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी ये जो पहले ऐसे तो ना था एम्बलम, इसको क्यों रिप्लेस किया गया, और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है कि so obviously this is somewhere a sensitive issue as well because इसमें पॉलिटिकल इशू है, हिस्ट्री है, बहुत कुछ है। तो मैंने कहा मेजर साहब से सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। मेजर साहब, ये वो मैं बताइएगा कि ये जो एम्बलम की जो चेंज है, ये हाउ इज इट बीइंग सीन इन इंडिया? लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि ये ठीक है, गलत है? दो किस्म के पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। सुने गवर्नमेंट जो है वो डट गई है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? व्हाट डज इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस हवाले से? जी। अपनी शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। चीमा साहब, एम्बलम चेंज नहीं हुआ, एम्बलम वही है। ये सारनाथ में जो लायन के पिलर्स हैं अशोका के जमाने के, ये वो हैं। ये भारत का स्टेट का सिंबल है, गवर्नमेंट का सिंबल है। और जब भी गवर्नमेंट के लेटर हेड पे अगर आपको कोई चिट्ठी मिलेगी तो उस पे ये अशोका के 4 लाइंस हैं, उसमें 3 दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर फेसिंग इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आगे से इफ यू सी इट इन 2D, so you can, I mean, even in 3D if you see it, you can just see 3 lines actually। वो चौथा भी है पीछे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि जो आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट ने ये बोला है कि साहब इट इज जस्ट द एंगल ऑफ द फोटोग्राफ, ऐसा कुछ है नहीं, देयर इज नो चेंज। कि ये हमने कुछ चेंज नहीं करा है, नेशनल एम्बलम है, इट कांट बी चेंज, इट्स जस्ट द एंगल ऑफ द फोटोग्राफ। प्लस दे आर सेइंग कि जब एक चीज को ना अभी तक ये हमने छोटे साइज में देखा था, ये आर्किटेक्ट का कहना है, आई एम कोटिंग द आर्किटेक्ट जिन्होंने डिजाइन करा है, कि साहब जब आप एक चीज को बड़ा कर देते हैं, वो करीब 8-9 हजार किलो का है, पता नहीं कितने का, इट्स 8-9 टन्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, बट इट्स सेवरल टन्स। तो कह रहे हैं जो एक चीज को आप 1000 टाइम्स ब्लो अप कर देंगे तो एवरीथिंग विल लुक लार्जर देन लाइफ। जाहिर सी बात है, वो आप बिल्कुल ब्लो अप कर देंगे तो फिर तो चेहरे पे कुछ भी होगा हल्का सा अगर होगा तो नैन नक्श पूरे अलग से क्लियरर पिक्चर दिखाई देती है। एक उनका ये कहना है। ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि साहब पहले ये जो लायन था ये बड़ा डोसाइल था, बड़ा एक टेडी बेयर टाइप का था, बड़ा क्यूट सा लायन था, ये नेशनल सिंबल था, बड़ा प्यारा सा था और बड़ा पीसफुल लायन था। मुझे तो चीमा साहब, आपने देखा कभी पीसफुल लायन अपनी जिंदगी? मैंने तो नहीं देखा पीसफुल लायन। आप जब शेर, बब्बर शेर, आपके जहन में आती है बात, व्हाट डू यू थिंक किंग ऑफ द जंगल, आपके दिमाग में ही आता है। खूंखार, खतरनाक, पूरा जंगल थर कांपता है, जंगल का राजा है। दैट इज द थिंग दैट कम्स टू माइंड। तो ये प्यारा सा पीसफुल लायन तो लायन पीसफुल, फिर लायन पीसफुल तो खरगोश होता है, लायन तो कोई पीसफुल नहीं होता। अच्छा, ये ना ऑपोजिशन वालों से मैं बोलता हूं, उनको बड़ी मेरी बातें चुभ जाती हैं। तो ये कहते हैं कि साहब ये हो गया, ये हो गया, हर चीज में ना, ये हर चीज में जिसको कहते हैं ना नुक्स निकालना, कि ये है कीड़े निकालना हर चीज में। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन का सबसे पहला काम क्या है चीमा साहब? इट इज टू विन इलेक्शंस। बिकॉज आप जो भी अपनी पॉलिसीज आपको आगे करनी है, आप तभी करेंगे जब आप इलेक्शन जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, तब आप करेंगे आगे। इनका बेसिक रोल है चुनाव जीतना। चुनाव सारे हार गए ये लोग, अपना बेसिक काम नहीं करते। शेर हंस रहा है, शेर रो रहा है, शेर दांत दिखा रहा है, ठीक है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे आप सब पे कमेंट करिए, आप इकोनॉमी पे कमेंट करिए, आपका हक है, इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ओनली। मैं मना नहीं कर रहा किसी को, पर मैं कह रहा हूँ यार, डू योर बेसिक जॉब। जैसे फौज है, फौज का वो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी, चाइनीज, अमेरिकन, फौज का पहला काम लड़ना है। फौज का पहला काम मुल्क की दिफा है, ये फौज का प्राइमरी रोल है। फिर उसके बाद फौज जो भी करे करे, बट दैट इज द प्राइमरी रोल। सिमिलरली a politician's job is to win elections, first job is to win elections। अच्छा, दैट दे आर नॉट डूइंग। ये सारे के सारे इलेक्शन हार गए, मोदी जी ने ठंडा कर दिया सबको। अब ये इनकी टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चीमा साहब, ट्विटर पे आई है, ये सिर्फ ट्विटर पे जिंदा है। ट्विटर पे चुनाव लड़ते हैं, वहीं पे जीतते हैं, वहीं पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, वहीं पे तनकीद करते हैं, वहीं पे यस, वहीं पे नो, सब कुछ वहीं पे हो जाता है इनका।
ठीक है। सो मेरी कंप्लेंट है, इंडिया नीड्स, चीमा साहब इसके पीछे ना एक बड़ा खतरनाक चीज है जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन। एनी कंट्री, एनी कंट्री जहां पे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इवन प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन विच कैन होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल जिम्मेदार ठहराए और सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे। ठीक है। इनका तो लगता है कि लतीफा सुना रहे हैं लोग। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ऑपोजिशन साफ कर दी इस मुल्क में। जो भी आपको पार्टीज हल्ला करती हुई दिखती हैं, ये रीजनल पार्टीज हैं, ये फैमिली कंसर्न्स हैं। ये दीज आर लाइक फैमिली कंसर्न्स। जैसे आपके यहाँ वो शरीफ फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, दीज आर फैमिली कंसर्न्स। हमारे यहाँ भी ऐसे कई सारे हैं। ये फैमिली कंसर्न्स हैं, चाचे के ताया, ताया का भतीजा, यही सब चल रहा है। तो दीज आर द पीपल, ये एक एक स्टेट में है, इक्के दुक्के स्टेट्स में है ये लोग, और 99% ऑफ देम आर इन सिंगल स्टेट्स। तो सिंगल स्टेट्स ये हर चीज में वो करना अपने आप को, क्योंकि अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर पे हमला करेंगे या वार करेंगे तो नेशनल मीडिया उस चीज को पिकअप करेगा और फिर आपको एक नेशनल प्रोजेक्शन मिलेगा। वरना आप अपने राज्य में, अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं, हु इज बॉदर्ड? नेशनल मीडिया इज नॉट बॉदर्ड कि किसी एक कोने में भारत के एक स्टेट में क्या हो रहा है, आप करते रहो। नेशनल मीडिया कभी कैमरा लेके नहीं आएगा। पर अगर आपको टेलीविजन कैमरास अपने ऊपर चाहिए तो सबसे पहले आपको मोदी जी को बुरा कहना है, आपको मोदी जी को गाली देनी है। जैसे ही मोदी जी को गाली दी, ट्वीट दिया, बिकॉज इट इज टैग टू नरेंद्र मोदी और इट मेंशंस नरेंद्र मोदी, सडनली इट इज नेशनल न्यूज। ये गेम सिर्फ इतना है। अच्छा, आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा साहब कि चलिए, शेर के पंजे दिखाई दे रहे हैं, शेर के दांत दिखाई दे रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज ये तो लीगल मामला है, लेकिन आई लाइक इट। अगर आप देखिए, अगर आपने शेर वहां पे लगाया है, इंडिया का सिंबल आपने माना है, तो फिर शेर को शेर की तरह देखना चाहिए। दे वांट कि शेर इंडिया खरगोश की तरह रहे, हिरन की तरह रहे, बड़ा प्यारा सा ना, आपका दिल करे उसको पेट करने का, उसके सर पे हाथ फेरने का। इनका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडिया का। कोई जाएगा शेर के सर पे हाथ फेरने के लिए कि बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है? तो शेर ने खा जाना है उसको। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंडिया मे बी विच मोदी जी सीज, which I definitely see, which a lot of Indians see, an aggressive India, which does not mean that we have any ill will towards anybody, but हाँ, आप शेर से दूर रहो, शेर आपसे दूर रहेगा। That is the intent. So I think ठीक है जैसा भी है। आप समझे ठीक है जैसे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सब जो अगली इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपसे करनी है वो ये है कि इंडिया जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहा है और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है और एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट का आइडिया, व्हाट इज एन व्हाट ट्रिगर्स इंडिया कि इंडिया को मिलिट्री एक्सपोर्ट करनी चाहिए? फॉर इंस्टेंस, मैं देख रहा था कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका डाटा ये कह रहा है कि 2017 से लेके 2021 तक, 2021 तक, इंडिया जो है वो अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो म्यांमार को, श्रीलंका को, आर्मीनिया वगैरह को बेच रहा था। बट अभी इसको अपना जो उन्होंने जो अपना टारगेट किया वो $5 बिलियन की एक्सपोर्ट किया है। सो व्हाट डू यू थिंक बेसिकली कि ये माइंडसेट क्या है टू एक्सपोर्ट द डिफेंस? डू यू थिंक इंडिया बिलीव्स के उनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा डिफेंस में तो उसकी नीड्स पूरी करनी है, या कि आप समझते हैं कि इससे ग्रेट पार जो है वो सिग्निफिकेंस मिलती है? ऐसा फील होता है दैट एज इफ वी आर अ कंट्री दैट इट आल्सो डील्स इन डिफेंस, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इजराइल है। सो व्हाट इज अ माइंडसेट के इंडिया बिलीव्स कि हमें ये डिफेंस पे जो है वो एक्सपोर्ट पे पैसा लगाना चाहिए, और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? जरा इसमें हमें थोड़ा सा कहेंगे। चीमा साहब, आपने जब सवाल पूछा आपने जवाब भी दे दिया, वही है। मतलब मैं एक्सपैंड कर देता हूँ जो आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो ये कि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा था कुछ साल पहले। वी वर द टॉप वेपन्स इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, चीमा साहब, ये आपको पता होगा। फिर हमारे बाद सऊदी अरेबिया था, फिर कुछ 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 था। अभी हम नंबर 2 या नंबर 3 पे पता नहीं कहाँ पे हैं, बट वी आर नो लॉन्गर नंबर 1। इसको हमें गायब करना है टॉप 10 से। टॉप 10 से अपना नाम हटाना है हमें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। दैट इज द प्राइमरी एम। अच्छा, दूसरी एम है कि यू कैनॉट रिलाई ऑन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। ये भी एक थिंकिंग है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि अगर इंडिया फंसता है, अगर इंडिया फंसता है, लेट अस से देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर इज अ वॉर विद चाइना, ठीक है? वी कैनॉट गारंटी अमेरिकाज रिस्पॉन्स। अगर चाइना अमेरिका को बोलता है कि हमारी आपके साथ इतनी ट्रेड है
और $3 ट्रिलियन का हमने आपको लोन दे रखा है, अमेरिका को $3 ट्रिलियन आपने उठा रखे हैं बॉन्ड्स में, या जैसे भी उठा रखे हैं आपने, मतलब यू नो फ्रॉम चाइना, sovereign bonds and other things also, institutional lending वगैरह वगैरह जो भी है इनका, I'm not aware of the framework, but $3 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। कल चाइना प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग है और अमेरिका आप स्पेयर पार्ट्स नहीं दोगे वरना हम ये कर देंगे। अमेरिका प्रेशर पे आ सकता है। अमेरिका, देखिए हमारी अमेरिका के साथ जितनी भी अच्छी दोस्ती हो चीमा साहब, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, हमें पता है भरोसे वाला यार नहीं है ये हमें पता है। हमने अमेरिका की कारकर्दगी दुनिया में देख रखी है। हमने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ देखा, हमने अमेरिका को सबके साथ देखा। हमने अमेरिका को, हमने उन अफगान आर्मी के फौजियों के साथ भी देखा जिनको अमेरिका ओवरनाइट तालिबान के सामने छोड़ छाड़ के निकल गई। तो ये हमें पता है बहुत पहले से, एंड वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इन एनीबॉडीज ब्लॉक। इवन ड्यूरिंग रशियन टाइम चीमा साहब, वी वर नॉट इन रशियाज ब्लॉक। हमें पता है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी होगी। एक और चीज है, हमारे यहाँ पास्ट में डिफेंस डील्स में बड़ा करप्शन रहा है चीमा साहब, करप्शन रहा है। बोफोर्स के बारे में आप पता नहीं आपकी नजरों से बात गुजरी कि नहीं गुजरी, लेकिन चीमा साहब कारगिल में इस्तेमाल, हाँ कारगिल में इस्तेमाल हुई थी। बोफोर्स के ऊपर बड़ा एक बोफोर्स स्कैम था, फिर बाद में कोर्ट ने बोला, उसके ऊपर कोर्ट की अपनी मुख्तलिफ राय थी, अलग राय थी उसके ऊपर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का या कोई भी और ऐसी प्रोक्योरमेंट थी हार्डवेयर की, नॉट नेसेसरली डिफेंस बट ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड। तो मोदी जी ने क्या करा, बोला साहब जो भी परचेज होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। सबसे पहली चीज ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। तो इंडिया के ऊपर एक जमाने में सैंक्शंस लगे हुए थे आफ्टर दी जो हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, पाकिस्तान पे भी लगे, भारत पे भी लगे। सो अगर हमें कोई हथियार चाहिए था चीमा साहब, वी हैड टू परफोर्स बाय इट थ्रू अ थर्ड पार्टी, वी हैड टू बाय इट थ्रू आर्म्स डीलर्स। क्वात्रोची का नाम बड़ा फेमस है इंडिया में, उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ। रशिया से जो मिलता मिलता अगर हमें वेस्टर्न कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो रशिया के पास नहीं थी, तो वो फिर हमें बड़ी दिक्कत थी चीमा साहब। देन वी हैड टू यूज अ मिडिल मैन, फिर मिडिल मैन को पैसा दो, वो आपके यहाँ पैसे खिला रहा है लोगों को, इंडियंस भी उसमें करप्शन में शामिल है, ये सब ये खत्म हो गया। ये बोला कि जो भी डील होगी साहब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। अगर एफएल खरीद रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू फ्रांस, फ्रांस डसॉल्ट एविएशन को जो देती है, जैसा भी करता है उनका बैक एंड का जो भी मर्जी उनकी, वी आर डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो ये चीज हो गई चीमा साहब। एक और ये बात है कि ग्रेट पावर प्रोजेक्शन जो आपने बात करी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर नैरेटिव। ऑल ग्रेट पावर्स मैन्युफैक्चर देयर ओन वेपन्स एंड ऑल ग्रेट पावर्स एक्सपोर्ट द वेपन्स। अब जैसे हमारी डील चल रही है, होपफुली फ्रक्टिफाई हो सकती है मलेशिया के साथ, हो सकती है, अभी तो इट्स स्टिल देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, बट तेजस का जो बात चल रही है मलेशिया के साथ और एक दो मुल्कों के साथ चल रही है, उसका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया बड़े एग्रेसिवली पुश कर रहा है। इट इज पुशिंग थ्रू इट्स एम्बेसीज। एक जमाने में जो डिफेंस अटैची हुआ करते थे, और हर एक मुल्क के हर एक एम्बेसी में होते हैं डिफेंस अटैचीज, इनका ये ठीक है, इट वाज अ पोस्टिंग देयर, आप जाओ वहां पे अपना टाइम निकालो वापस आओ। किसी की लंदन में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की कीनिया में भरी है, कोई साउथ अफ्रीका में, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के कंट्रीज में हमारे डिफेंस अटैची हुआ करते थे। आजकल की तारीख में डिफेंस अटैचीज आर पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आता इंडिया बेचने के लिए कि ये बेच लो, फ्रांस का प्रेसिडेंट नहीं आता बेचने के लिए, सब करते हैं। वी ऑल्सो डू द सेम थिंग नाउ, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग, वी हैव द टेक्निकल नो हाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है चीमा साहब, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, बट वी हैव प्लग्ड आवरसेल्व्स इनटू द ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम। जो ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम है, जैसे अगर फ्रांस कुछ चीज बना रहा है तो उसका टरबाइन हमने बना दी, अमेरिका कुछ बना रहा है तो उसके हमने कुछ अमेरिका के लिए बना दिया। सो ये काम हमने शुरू कर दिया स्लोली स्लोली। द आइडिया इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये $5 बिलियन, ये तकरीबन $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाए। ये अचानक पिछले 2-3 साल में इंक्रीज हुआ है, ये जब सब मोदी जी ने चाबी लगाई है, सबको चाबी लगाई है, दौड़ रहे हैं लोग, 24-24 घंटे काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बोला बेचो माल, बेचो धनाधन बेचो, देयर इज नो नीड टू स्टॉप, नो नीड टू लुक बैक। और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कट कर दी है। लोग कहते हैं ना साहब आपका स्पेस प्रोग्राम इतना क्यों सक्सेसफुल है? हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एन सिवन है, इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वो सब ठीक है, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं। इसमें एक और रीजन है, ट्रेडिशनली मोदी जी के टाइम से नहीं, ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी नहीं है इसरो में।
ऐसा नहीं कि there is a bureaucrat sitting in ISRO and all that. The head is a scientist. He reports to the prime minister. End of story. There is no chain in between. वो फास्ट डायल पे जब फोन डॉक्टर सेवन मिलाएंगे तो मोदी जी फोन उठाएंगे. दैट इज द लेवल. उनको जो अप्रूवल चाहिए, हाँ जी चलो टक. एंड नोइंग मोदी जी, पता नहीं व्हाट्सएप पे भी अप्रूवल दे देते होंगे मोदी जी की, ठीक है कागज बनते रहेंगे, काम शुरू करो, डन डन गो. काम ऐसा होता है पीएमओ में. देयर वेरी, जिसको कहते हैं फ्रैंटिक जो पेस है ना, एक जुनूनी पेस है. मुझे लोग बताते थे, मुझे नहीं पता कितनी बात सच है, पर मैंने भी बात सुनी है चीमा साहब. एक जमाने में कहते हैं कि 8-9 घंटे के लिए जो पीएमओ वाले आते थे वो अपने 9, साढ़े 9, 10 बजे आते थे और 5, साढ़े 5 बजे चले जाते थे. जो पीएमओ में ऑफिस होते हैं आज की तारीख में चीमा साहब, कहते लोग ये हैं जो पीएमओ जानते हैं, जो पीएमओ में सर्व कर चुके हैं, कि पीएमओ की बत्तियां कभी बंद नहीं होती. बल्ब ऑफ हो जाता ना, बल्ब फेंक के नया बल्ब लग जाता, बत्तियां कभी ऑफ नहीं होती. पीएमओ की लाइट जलती रहती है. पीपल वर्क इन शिफ्ट थ्रू आउट. द प्राइम मिनिस्टर कैन वॉक इन एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड से कि हाँ भाई उस प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है. तो मोदी जी वैसे ही 3.5-4 घंटा सोते हैं. तो ही इज गॉट इंसोम्निया. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है स्लीप डिसऑर्डर है कुछ. इनकी पूरी कैबिनेट को स्लीप डिसऑर्डर है. कोई नहीं सोता. जयशंकर साहब खुद नहीं सोते, वो एयरक्राफ्ट को सो जाते हैं फिर कभी. तो इट्स लाइक दैट. इट्स अ सिस्टम which has been made of fast tracking everything with the realization that we have lost too much of time in the past. हमने बहुत टाइम लूज करा है. अब सोना नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है. एक्सीलेटर पे पैर लगाओ. दैट्स इट. अच्छा मेरे साहब, एक बेसिकली इंडिया और अमेरिका ने एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया. बेसिकली अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो 2008 में जीरो इंपोर्ट कर रहा था अमेरिका से. अभी कोई 16 अरब डॉलर का जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस ट्रेड है आपकी. आपने एक बात की है कि ये जो बीका एग्रीमेंट है, इसके जरिए बेसिकली जो इंडियंस हैं वो जो एडवांस किस्म की सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डाटा उसको मिलता है, एरोनॉटिकल चार्ट्स मिलते हैं, कमर्शियल और अदर अनक्लासिफाइड इमेजरी मिलती है. बहुत कुछ इंडिया जो है वो अमेरिका से ले रहा है. लेकिन आपने एक बात की है कि अमेरिका इज नॉट ट्रस्टवर्दी पार्टनर. You are getting a lot from the US, but at the same time, what seems the sentiments in Indian society, it feels as if कि भाई ये तो ट्रस्टवर्दी पार्टनर ही नहीं है, बट यू आर गेटिंग अ लॉट फ्रॉम द इंडिया. इसी तरह पाकिस्तान ने बहुत कुछ इंडिया अमेरिका से लिया, लेकिन सारे कहते हैं लो जी, और ऊपर से इमरान खान ने बकरी कल शुरू कर दी. ठीक है. सो व्हाई इज दिस बिहेवियर? व्हाई डू यू बिलीव कि ये इस तरह की चीज है? इट्स नॉट, ये इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पैसे से नहीं मिलती. दे कम विद द ट्रस्ट, दे कम विद डायलॉग, एंगेजमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेशन, बहुत कुछ होता है. सो आप ये क्यों समझते हैं? जैसे मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है बीका की, एंड देयर इज अ लॉट मोर which is between India and the US, जिसको पाकिस्तान ने तो पहले बड़ा शोर मचाने की कोशिश की 2005 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई. लेकिन ओवरऑल तो वो सारा इंडिया यूएस का कोऑपरेशन इतना ऊपर चला गया कि पाकिस्तान का वो शोर करने बात करना ही खत्म हो गया. सो व्हाई यू बिलीव दैट देयर इज ए ट्रस्ट, अमेरिका इज नॉट ट्रस्टवर्दी? ये क्या गवर्नमेंट में ये थॉट है, ये सोसाइटी में है, या largely because of the conduct of the US engagements globally? चीमा साहब, इट इज नॉट जस्ट अमेरिका. देयर इज नोबडी हु इज ट्रस्टवर्दी. मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी मुल्क पे 100%, देखिए आप ना, जैसे आपके अगर घर पे डकैत आते हैं चीमा साहब, ठीक है, आप पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी, ठीक है, पुलिस आएगी, पुलिस करेगी, लेकिन यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. आपको अपनी फैमिली को सेव करना है, आपको अपने आप को सेव करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी सेव रखनी है. वो आपकी जिम्मेदारी है. आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिका धोखा दे देगा इंडिया को, मैं वो नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूं चीमा साहब कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, यू कैनॉट बिकम अ वर्ल्ड पावर बाय डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल. आप दूसरे पे निर्भर रह के या दूसरे पे कह के कि वो हमारी मदद कर देगा, वो हमें पैसे दे देगा, वो हमें टेक्नोलॉजी दे देगा, वो हमें ये दे देगा, वो सब चलेगा, नॉर्मल कोर्स पे चलेगा. बट जो आप वेपन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं चीमा साहब, वेपन सिस्टम्स कब होते हैं, इस्तेमाल कब होते हैं चीमा साहब? वो इस्तेमाल होते हैं जंग में. इन केस ऑफ वॉर वेपन सिस्टम्स आर यूज्ड. तो इन केस ऑफ वॉर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट. जो आज पीस में है और भारत यूएस भाई भाई हैं और झपियां ले रहे हैं और बाइडेन साहब और मोदी जी गले लगा रहे हैं, हमें नहीं पता अगर कल चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होगी तो अमेरिका का क्या रुख होगा. उस समय अमेरिका में कौन सी पार्टी होगी? हो सकता है वो बंदे प्रेशर में आ जाए, हो सकता है चाइना से प्रेशर में आ जाए, हो सकता है अगर हम कुछ और लें किसी और मुल्क से, वो मुल्क प्रेशर में आ जाए. तो हाँ,
जो हमारे टेक्नोलॉजी के गैप्स हैं, जो इमर्जेंट हमारे गैप्स हैं, वो हम इंपोर्ट करके पूरा ले रहे हैं। जैसे आपने बोला कि वी आर गेटिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड अदर डेटा फ्रॉम द यूएस, बट इसका मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे हम अपनी दिन रात मेहनत करके अपनी कैपेबिलिटीज नहीं, हम अपना जीपीएस सिस्टम हमने लॉन्च करा है इंडिया में, नाविक करके, वी आर डेवलपिंग दैट। हमारी सैटेलाइट्स गई हैं स्पेस पे, वी आर क्रिएटिंग अ बैकअप। अब देखिए चीमा साहब, इसमें टाइम लगेगा, दिस कैनॉट बी डन टुडे, बट यस, विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, गॉड विलिंग, वी विल हैव द सेम थिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे, जिसके हम पैसे दे रहे हैं उनको, लेकिन वो हम फिर खुद करेंगे और वो हम किसी और मुल्क को देंगे। लॉन्ग रन में चीमा साहब, इट इज नॉट जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वी कांट ट्रस्ट द यूएस। आई एम सेइंग दैट इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, यू कैन ओनली ट्रस्ट योरसेल्फ। यू आर द ओनली रिलायबल पार्टनर फॉर योरसेल्फ। ये मेरा कहने का मतलब है। पाकिस्तान, अगर कल पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान कैन ओनली ट्रस्ट पाकिस्तान। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी अदर कंट्री। बिरादर मुल्क चीन, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा, इंडिया की लड़ाई इंडिया लड़ेगा, कोई भी मुल्क अपनी लड़ाई खुद लड़ता है सर। मैं सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस एट अ वेरी हाई लेवल, एट एन इमोशनल लेवल, एट अ प्रैक्टिकल लेवल, एट अ बिजनेस लेवल, एट अ डिफेंस लेवल, एट अ डिप्लोमेटिक लेवल। सेल्फ रिलायंस, वी आर आवरसेल्व्स अलोन, हम अकेले हैं। एक, जब आप ये समझेंगे कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आ रहा है ठीक है, आ रहा है, अगर अंदर आ रहा है भारत में कुछ बाहर से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो दैट इज वेलकम, बट वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये आता रहेगा। हमारे खुद के क्या है, एक दिन वो जो नल है ना, वो नल बंद होगा, उसमें से पानी बंद होगा, उसके वजूहात कुछ भी हो सकते हैं चीमा साहब। अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कल अगर इंप्रूव हो जाते हैं, कल यू कैन नेवर से इन द वर्ल्ड ऑफ, आप जानते हैं, आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं बड़ी क्लोजली चीमा साहब, यू कैन नेवर से नेवर टू एनीथिंग। कल अगर अमेरिका के चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, या अमेरिका ऐसा फंस जाता है कि उसे चाइना से बना के रखनी पड़ती है, चाइना फंस जाता है, उसको अमेरिका से बनानी पड़ती है, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? हमारी तो पूरी डिपेंडेंसी एक पार्टी पे। तो वो डिपेंडेंसी किसी एक पार्टी पे नहीं रखनी। मैं इसे नॉट रिलायबल, दिस इज व्हाट आई मीन। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमें धोखा देने वाला है, मैं ये कह रहा हूं कि वी कैन ओनली डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स। जब जंग होगी तो भारत अकेला लड़ेगा, कोई भारत के लिए नहीं लड़ेगा। हो सकता है कोई हेल्प करे तो अच्छी बात है, ना करे तो वी शुड बी केपेबल इनफ। इसलिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो लेटेस्ट जो हमने अभी बिल्ड करा है, जिसकी ट्रायल चल रही है और शायद 15 अगस्त को उसको फॉर्मली हैंडओवर करेंगे, नेवी को लॉन्च करेंगे, दैट इज इंडिजिनसली बिल्ड। हमने खुद वो बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर, पहले हम रशिया से लेते थे। न्यूक्लियर सबमरीन्स हम खुद बना रहे हैं, वी आर मेकिंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स। मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सबसे अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो हमारा है, इट इज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन, तो हमारे लिए ठीक है वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेसिक मैं एक देख रहा था कि एक इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बेसिकली एक नया डिजिटल पैटर्न यूनिफॉर्म तैयार किया है, जिसके ऊपर इंडियन जो आर्मी है वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रही है। आप क्या सोचते हैं कि ये कहा जाता है कि इंडिया और चाइना की जो नेक्स्ट वॉर है दैट इज टू बी ऑन एआई में होनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होनी है। तो और पर्टिकुलरली जिसे ये कहा जाता है कि ये वॉर होनी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होनी है। सो व्हाट डू यू थिंक दैट, क्या वो जो थिएटराइजेशन होनी थी, डू यू थिंक दैट इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि नया सीडीएस भी अभी नहीं आया, एक तो वो थिएटराइजेशन रुक गई सारी, डू यू थिंक इंडियन आर्म फोर्सेस आर गियरिंग अप फॉर एआई? और आप क्या समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि फौज अलहदा है और बहुत बड़ी 13-14 लाख की, फिर नेवी है, एयरफोर्स है। सो और और मुझे तो ऐसा लगता है, आई पर्सनली बिलीव that for India a war with China is imminent, ये होनी है। So do you think India is gearing up, और ये जो थिएटराइजेशन रुक गई या कि हो रही है, और ये सीडीएस का ना होना, how come it is going to be more difficult for India? आपको क्या लग रहा है इस स्पेक्ट्रम में, ये जो खासकर ये यूनिफॉर्म बनाना जी, के इसको जो है वो एक नया आप समझ लें कि डिजिटल पैटर्न यूनिफॉर्म, हाउ डू यू सी दिस? जी वो सब डिजिटल पैटर्न यूनिफॉर्म ये काफी मुल्क यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं था फौज में ना चीमा साहब, कोई और यूनिफॉर्म थी, उसके बाद एक और आ गई, उसके बाद ये तीसरा आइटरेशन देख रहे हैं हम लोग। एक जमाने में डिजिटल होती भी नहीं थी हमारी आर्मी में, बहुत पहले की बात, बिफोर आई वाज कमीशन। फिर वो डिजिटल एक एक वो नॉर्मल, मतलब कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म, माफ कीजिएगा, कैमोफ्लाज होती नहीं थी, जो कैमो था वो नहीं था।
मेरे टाइम पे मतलब मुझसे पहले जो मैंने पहला वाला जो कैमो था वो मैंने पहना व्हेन आई वाज इन द आर्मी। उसके बाद एक और आ गया जिसमें इंडियन आर्मी की स्वॉर्ड्स थी अलग अलग जगह ना, वो इंसिग्निया लोगो ऑफ इंडियन आर्मी वो सब था। अब वो भी चेंज होकर डिजिटल पैटर्न आ गया है। ये जो आप बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आपने बात करी, जिन्होंने डिजाइन करी थी। अब वो इंडिया में क्या लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते, और वो माचो इमेज ना कि मैंने फौज का कैमोफ्लेज पहन लिया तो मैं बाइक पे चल रहा हूँ कैमोफ्लेज जैकेट पहन के। उनको ये नहीं पता कि ये जैकेट कमाते कमाते नाक से खून निकल जाता है। बट ठीक है, वो बच्चों का शौक है, सब लोग आजकल कैमोफ्लेज पहनते हैं, लोग इसको एक स्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं। इससे कंफ्यूजन बड़ा बढ़ता है, तो इसलिए आर्मी कह रही है कि हम इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेंगे, सो इट कैन नॉट बी मिसयूज्ड। प्लस ऑल्सो इफ यू गेट इट वेरी ओपनली, टुमारो टेररिस्ट कैन वेयर द सेम यूनिफॉर्म। अगर उन्होंने छोटे बाल कटवा लिए टेररिस्ट ने और वही एके शेके लेके अगर चलने लगे टेररिस्ट, वेरी डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी पीपल अदरवाइज टू यू नो फिगर आउट कि ये हैं कौन असली में। सो देयर शुड बी, इसका लिमिटेड पर्पस होना चाहिए। जो कुछ वेंडर्स हैं उन्हीं से आप खरीद पाएं, और फिर आप ना खरीद पाएं, ये कंट्रोल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कहते हैं लोग कि अगली लड़ाई जो भारत और चीन की होगी वो एआई की होगी, मैं ऐसा मानता नहीं जी। मैं सब, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। उसमें एआई भी होगा, उसमें मीडिया भी होगा, उसमें सोशल मीडिया भी होगा, हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। लेकिन चीमा साहब, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगी वो क्यों होगी, उसके कई वजूहात हैं। चाइना डज नॉट वांट टू सी इंडिया एज अ राइजिंग पावर। चाइना सीज इंडिया एज कल्यूडिंग विद द वेस्ट। चाइना के नुक्ता नजर से कि इंडिया वेस्ट के साथ हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा। उसका ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा चीमा साहब, क्योंकि हर समय ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही रहा है, और कहां लड़ेंगे। तो एआई ठीक है, एक दूसरे के सिस्टम्स हैक करना ठीक है, रोबोटिक्स ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है, सब पे इंडियन आर्मी में काम चल रहा है। और जो मैं बातें बता रहा हूं, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल अवेलेबल ऑन 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 नेट। काफी लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, वो सब ठीक है। लेकिन एंड में ज्यादातर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीमा साहब, ज्यादातर इट इज इन हाई एल्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं ओवर 9,000 फीट अबव सी लेवल इज हाई एल्टीट्यूड। चीमा साहब, वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ना एक ही राजा है, देयर इज वन किंग, एंड दैट इज द इन्फेंट्री। आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारी अगली वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ एआई की होगी, साइबर होगी, नहीं। जब तक आप कुछ भी कर लें, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, जब तक इन्फेंट्री वाला जमीन पे अपने पैर नहीं रखता, वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं होती। अगर ये लड़ाई जमीन की है, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा हूं क्योंकि जमीन का मामला है चीमा साहब। इट इज द इन्फेंट्री दैट विल वेड एंकल डीप इन ब्लड एंड गेट द जॉब डन। वो कारगिल हो, वो रिजांगला हो, वो भदूरिया के मैदान हो, वो कुछ भी हो, एंड में इन्फेंट्री नहीं एक्शन कर रहा है। आर्मर्ड आएगी टैंक्स के साथ, दे विल बैश ऑन, ठीक है जी। आर्टिलरी विल पल्वराइज द ऑब्जेक्टिव, डन। ये सब होगा, और उनके बहुत बहुत अहम रोल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फेंट्री, आई विल से बराबर ही हैं सबके। लेकिन एंड में चीमा साहब, आपको इन्फेंट्री वाला चाहिए जो जाके वहां पे फिजिकली जमीन ऑक्यूपाई करेगा और तिरंगा लगाएगा वहां पे। आप वो बंदा चाहिए आपको, उस बंदे, एआई नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर जाके वहां पे तिरंगा नहीं लगा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, वो तो बंदे ने लगाना है। तो हाँ, एआई विल बी यूज्ड इन द बैकग्राउंड, एआई विल बी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, बट simply saying that only AI will do it, that is not true. Robotics, AI, Internet of Things, ये सब काम करेगा, लेकिन जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसकी अपनी वक्त है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल चाहिए। मैं इसमें एक थोड़ा सा एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसके ऊपर फिर एक और आखिरी सवाल है मेरा। जी 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 प्लीज। ये जो बताइए मेरे साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इंडिया में ये कहना है कि ये बड़ी पुरानी सोच है, बिकॉज आइंदा जो फ्यूचर ऑफ वॉर है विद द अमेरिकन, विद द चाइनीज और इंडिया का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। जरूरी नहीं है वो, आपने ठीक कहा इन्फेंट्री का बंदा ऊपर होगा, लेकिन वॉर तो लड़ी जाएगी दिल्ली मुंबई में, जहां पे आपके साइबर आर्मीज बैठी होंगी, जो बेसिकली अगर वो इफ दे टारगेट योर स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं, आपके वो कम्युनिकेशंस ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं। डोंट यू थिंक कि अगर आप इफ यू विल जस्ट मेक इट, आपने बिल्कुल ये कह दिया आपने कि सब लड़ेंगे, बट डोंट यू थिंक अगर प्राइमरीली इफ यू थिंक जी ये बिल्कुल ही वो ऊपर होगी, एलएसी पे होगी,
तो इट इज लाइक अंडर एस्टिमेटिंग, क्योंकि वो जो मुझे याद है कि जब पाकिस्तान ने कारगिल किया था तो या उससे पहले 65 में भी जो हुआ, तो फिर आपके पास चॉइस है कि अगर आप एक जगह करते हैं तो आप फिर यू कैन गो इंटरनेशनल बॉर्डर में कहीं पे भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है एक जगह। सो आप नहीं समझते कि ये बड़ी इलेक्ट्रो जो जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज व्हाट अगर इंडियन आर्मी इस तरह सोच रही है। बिल्कुल चीमा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। इट इज ऑल्सो जैसे आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, आपके डैम्स हैं, है ना सर, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, आपके पूरे फ्लाइट्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है आपका, आपके एटीएम्स हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर है, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू सैटेलाइट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू इंटरनेट। इंडिया ने कुछ समय पहले एक सैटेलाइट भी फायर करी थी स्पेस में, जब लोगों ने काफी तनकीद करी थी कि उसका डेबरी गिर जाएगा, ठीक है। दैट वाज बेसिकली अ टेस्ट टू टारगेट चाइनीज सैटेलाइट्स। सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये होने वाला है। अगला अटैक मुंबई या दिल्ली में होगा और ये साइबर होगा, ये एआई के थ्रू होगा, ये इंटरनेट के थ्रू होगा, हमें पता है। लेकिन हम उसका जब रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, आपने आपने जैसे मैं आपको वही आपने 1965 की वॉर का हवाला दिया। 1965 की वॉर में यह था कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था और आयूब खान साहब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर रूल करा, तो देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड अखनूर। आप पता नहीं याद है कि नहीं याद है, अखनूर है जम्मू एरिया में ना, हमारे एरिया में अखनूर है। अखनूर में जब पाकिस्तानी टैंक्स आए थे तो इंडिया का एक तो होल्डिंग रिस्पॉन्स वहां पे था, लेकिन इंडिया ने लाहौर की तरफ एक थ्रस्ट करा था, आपको पता होगा। तो वो फिर लड़ाई लंबी खिंची और जो भी हुआ XYZ, दैट इज इन हिस्ट्री। चीमा साहब, बेसिकली ये है कि इंडिया रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू चाइना, ठीक है। हो सकता है चाइना बॉम्बे में अटैक करे, हो सकता है उसका रिस्पॉन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो सकता है उसका रिस्पॉन्स बीजिंग में हो। तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्स होगा, एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्स है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं द वे इंडिया थिंक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन माइंडसेट, राइट। चाइना परेशान करता है इंडिया को, कुछ ऐसी चीज करता है, हमारा स्टॉक मार्केट, तो हमें लॉस होगा, फ्यू बिलियन डॉलर्स का लॉस तो होगा, राइट। सडनली in front of New York Stock Exchange, you will have 1000 expat Chinese saying that Uyghur मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। Target the companies, American companies who are manufacturing in China. Make sure that उनके stock prices जमीन पे चले जाएं. Ask Americans to boycott goods. For example, Nike. Nike चाइना में बनता है। ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर है ना चीमा साहब, स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर, इसमें ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो वेपन, इसमें इन्फेंट्री इज ऑल्सो वेपन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो वेपन। तो चाइना को ये ना चाइना सोचे कि हमने इंडिया के स्टॉक मार्केट पर अटैक करा है तो हम भी चाइना के स्टॉक मार्केट पर अटैक करेंगे, नहीं। वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। वो हो सकता है कि आपने बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करा, हम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिस्टम्स हैक करके, राइट। देयर कुड बी 1000 वीगर मुस्लिम सेइंग दैट ये वहां पे जो हमारे एरिया में है शिनजियांग प्रोविंस में, ये अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो कि वीगर मुसलमानों को वहां पे प्रिजन में बनवाते हैं। ये यू सी, आप जब अमेरिका में ऐसा सेंटिमेंट लाएंगे, आप ये देखेंगे कि उनके स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, दैट विल हर्ट। चाइना का पैसा कहां से आता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो इट इज, जब हम होल ऑफ नेशन अप्रोच कहते हैं, होल ऑफ नेशन अप्रोच में ये भी है चीमा साहब। यू आर वेरी राइट, मैं आपसे अग्री करता हूं चीमा साहब। आपके जो इंटरनेट बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं उस पर अटैक होगा, होगा पक्का। लेकिन वी ऑल्सो हैव, हमारे तरकश में बड़े सारे तीर है ना, हर एक मुल्क के होने चाहिए, हमारे भी तरकश में बड़े तीर है। जरूरी नहीं है कि उनका जो अटैक फिजिकल हो तो हमारा भी अटैक फिजिकल हो। जैसे कि अभी इंडिया ने क्या करा, उन्होंने गलवान में एक एक्शन लिया चाइना में, आपको पता है हमारे कई भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज भी खत्म हुए कुछ। इंडिया ने क्या करा उसके बाद, जोरों शोरों से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यहां पे शुरू हो गई साउथ में। सबसे बड़ा सैमसंग का मोबाइल यूनिट शुरू हो गया नोएडा में, जहां पे मैं रहता हूं, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर है। वो पहले से था, उसने जोर पकड़ लिया, चाइनीज एप्स चले गए, चाइना की कंपनीज वीवो जैसे है या और कंपनीज है, उनके ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या ईडी उनके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो गलवान, चाइना को लगा कि अरे अब हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, अब तो गलवान भूल गए, गलवान को टाइम हो गया। भूले कुछ नहीं, वो किताब में लिखा हुआ है, जो चाइनीज आर्मी ने करा
उसकी सजा वीवो को मिल रही है, उसकी सजा शाओमी को मिल रही है, किसी को उसकी ह्यूवेई जो भी नाम कहते हैं, मुझे नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, उसको उनकी सजा मिलेगी। एंड में किसी ना किसी चाइनीज को उसका भुगतान करना पड़ेगा चीमा साहब। सो दिस इज हाउ, ये इंडियन माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानता, बट दिस इज लाइक दैट। दे विल हैव टू पे, दे विल पे आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, बट उसका चुकता हो जाएगा हिसाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे वैसे बड़ी जस्ट अ कमेंट ऑन द स्टॉक एंड देन कंक्लूड कर रहा हूँ। वो जो अमेरिका ने रशिया को सजा देने के लिए जो उनके शिप्स पकड़े, जो उन्होंने कहा जी हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उसका उनको फायदा ये हुआ कि फरवरी से जून तक उन्होंने $97 बिलियन का तेल भेजा। सारी दुनिया में इन्फ्लेशन हो गई, ऑयल जो है वो शॉर्ट हो गया, महंगाई हो गई। तो सबक सिखाना था रशिया को और सारी दुनिया फंस गई। मतलब एक मेरे गांव का जो बंदा है ना, उसको भी पता चल गया, इंडिया में भी किसी हर बंदे को पता चल गया कि यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है। सो ऑब्वियसली दिस वॉर्स आर वेरी ट्रिकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह ये सप्लाई चेन जो हर चीज मुतासर हो रही है, हम उससे साउथ अफ्रीका से कोल लेते थे, वो हमें महंगा पड़ रहा है। हम अफगानिस्तान के पास चले गए, अफगानिस्तान ने $90 फी टन से $200 फी टन कर दिया। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है हाउ टू डिटरमिन कि कैसे आइंदा आने वाले दिनों में things will be. So thank you very much, Meher Saab. It was very entertaining and interesting to talk and to listen and to see how things are moving and shaping, particularly in the defense sector in India. बहुत शुक्रिया सर। Thank you, sir.